नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में जेएमएम की सरकार और ईडी के बीच चल रहे सिलसिलेवार घटनाक्रम में अब जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में खलबली पैदा करने वाला है। जहां सुप्रियो भट्टाचार्य का दावा है कि बीजेपी और ईडी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी जेएमएम की सरकार को कोई खतरा नहीं है और बीजेपी झारखंड और बंगाल सभी जगहों पर सरकार गिराने की कोशिशों में लगी हुई है, जिसके बाद बीजेपी जेएमएम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। तो अब देखना यह है कि सियासी और संवैधानिक लड़ाई में शह किसकी और मात किसकी। तो आज झारखंड के सियासी अखाड़े पर होगी बात, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। कर्नाटका से शुरू हुआ था और कर्नाटका के बाद इसका प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कोशिश राजस्थान में भी हुई और एक विफल कोशिश झारखंड में भी हुई। लेकिन फिर भी जब भाजपा को इस पे सफलता नहीं मिला, जब यहाँ के निर्वाचित सदस्यों ने कहा कि हम अपने जनादेश के खिलाफ नहीं जाएंगे, तब शुरू हुआ एक नया पटकथा लिखना, साजिश रचना। उसमें भाजपा की जो केंद्र सरकार है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक पटकथा लिखा और उस पर लगातार कार्रवाई की। तो झारखंड में हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की एक के बाद एक छापेमारी और समन भेजने को लेकर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। झारखंड में जारी ईडी की कार्रवाई को लेकर जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। अवैध खनन को लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन और जांच को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार को कोई खतरा नहीं है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। झारखंड के अलावा बंगाल में भी ऐसा हो रहा है। जेएमएम समूची भाजपा पर आक्रामक होकर दुहाई दे रही है कि सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बड़ा विद्वान नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री भी, आजकल वो व्याख्यान दे रहे हैं कि आदमी कब से विधायक बनता है। उनका एक व्याख्यान हमने कहीं सुना कि जिस दिन से निर्वाचन का फलाफल घोषित होता है उस दिन से। फिर उनका एक जगह एक व्याख्यान माला में दूसरा जगह पहुंच गया, वहां बोले नहीं सरकार गठन हो गया। ये अल्प ज्ञान भयंकर ही होता है। हम लोग जिसको कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जानकारी तो है नहीं, केवल एक ही दम है कि चुनाव आयोग मेरा। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जब चुनाव संपन्न हुए तो 20,000 शिकायतें चुनाव आयोग को गई, एक पर भी जांच नहीं हुई। उस पे सुप्रीम कोर्ट में आज मामला लंबित है। अब लग रहा है कि चुनाव आयोग, क्योंकि पिछले समय भी हम लोगों ने देखा था, 2019 का चरण बता दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किन राज्यों में किस तारीख को कितने चरणों में वोट होगी। गुजरात विधानसभा के समय में भी यही हुआ था। अब तो चुनाव आयोग को भाजपा के सांसद ही निर्देशित करते हैं, जबकि उनको पूरा किस्सा ही नहीं मालूम। वहीं इस सियासी तूतू मैमे में और आरोपों के आक्रमण के जरिए गांडेय सीट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। गांडेय सीट खाली होने के बाद वहां उपचुनाव को लेकर सत्तारूढ़ जेएमएम ने दबाव बढ़ाया है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि भाजपा भ्रम फैला रही है। उनके सांसद को पता नहीं है, ये राज्यपाल पर निर्भर है कि वो कोई व्यक्ति को बुलाए और शपथ ग्रहण कराए। उसे 6 माह के भीतर विधानसभा में चुनकर आना होगा। जबकि बीजेपी तंज कस रही है कि सीएम को अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बनाने की कल्पना फेल हो गई है। अहमद की राजनीतिक बलि ले ली और इनको ये भी नहीं पता था कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 151 ये जरूर कहता है कि 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए, पर यह भी कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए। और यशवंत राव मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने, जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मामला था, स्पष्ट किया है
किस 1 वर्ष के अवधि की गणना उस दिन से होगी जिस दिन इस्तीफे के बाद नया विधायक निर्वाचित होगा। तो अभी तो ना तो चुनाव की घोषणा हुई है और अभी तो निर्वाचित होने के बाद दूर से है, और 1 वर्ष से कम का समय तो आज ही के दिन से शुरू हो गया। तो इन्होंने जबरदस्ती एक अल्पसंख्यक विधायक की बलि ले ली और इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले। जैसी मीडिया में खबरें आई थी कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की जो कोशिश है वो धरी की धरी रह गई। साफ है ईडी के एक्शन के बीच उपचुनाव को लेकर छिड़ी सियासी जंग अब वार पलटवार से इतर अब संवैधानिक लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में 24 का चुनाव भी चौखट पर है और ईडी के साथ समन के बाद अब ये लड़ाई और भी दिलचस्प होने जा रही है, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो नई पटकथा लिखी गई, जेएमएम का ये आरोप है और जेएमएम के महासचिव के द्वारा ये आरोप लगाए गए। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के एक्शन से बौखलाई जेएमएम, बीजेपी पर लगा दिया बड़ा आरोप। जेएमएम की महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। हेमंत सरकार को कोई खतरा नहीं, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार। सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। तो सुप्रियो भट्टाचार्य का यह बयान सामने आया है। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के इशारे पर हो रही है ईडी की कार्रवाई। तो जेएमएम शुरू से ही इस बात को लेकर सवाल उठा रही है। बार बार ईडी को लेकर साफ तौर पर कहना है कि केंद्र से निर्देशित होकर काम करती है। और ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा जी, बीजेपी नेता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा फिरोज खान जी, कांग्रेस से नेता, हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। और सुजीत सरकार जी, जेएमएम नेता, हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सुजीत जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान सामने आया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। जी सुजीत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन पा रहे हैं, बताइए जी। सुप्रियो भट्टाचार्य का जिस तरह से बयान आया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कोशिशें लगातार की जा रही है लेकिन सरकार को कोई खतरा नहीं है, जी, तो इस पर क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल उन्होंने सही कहा और डंके की चोट में कहा है, और मैं भी यही बात कर रहा हूँ। सरकार को खतरा नहीं है, ठीक है, और सरकार रहेगी और रहेगी, ठीक है, चुनाव में भी नहीं, बिल्कुल सरकार आपकी है। अभी तो 4 साल हुए, 1 साल आपका पूरा कार्यकाल बाकी रह जाता है। यदि ऐसे में बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद क्या कुछ रणनीति या योजना है? उसको लेकर काम तो काफी दिनों से किया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहूंगी। कौन गिरफ्तार करेगा मैडम? करे ना गिरफ्तार, सबूत कुछ है। देखिए, झूठा आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की काम है और उनके रक्त के एक एक बूंद में झूठा आरोप लगाने का जो है वो गुण है, माने उसका जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसीलिए बीजेपी का कोई आरोप लगाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पे और माननीय मुख्यमंत्री पर कोई दाग धब्बा लगने वाला नहीं है, और ना तो उसका जो फुटबॉल का ऐसा जो यूज करता है ना ईडी और सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कुछ ना भी लगा दे, कुछ भी लगा दे। तो यानी कि आपका कहना है कि 7वें सम्मन के बाद भी जिस तरह से पेश नहीं हो रहे, कुछ नहीं पेश होगा। साफ साफ उन्होंने बता दिया है। क्यों पेश होंगे? आपके पास सबूत है तो आप अरेस्ट करो ना। सच्चिदानंद जी, जवाब दीजिएगा इस पर। साफ तौर पर सुजीत जी का भी कहना है, जेएमएम पार्टी का भी कहना है कि कोई सबूत नहीं है, झूठे आरोप हैं और इसीलिए सम्मन पे सम्मन आ रहे हैं। और वो तो देखिए दावा कर रहे हैं अब कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी को आंकड़ा कहाँ से मिलता है? मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही है, एक स्वतंत्र संस्था है और वह काम कर रही है। अच्छा बता दीजिए, निशिकांत दुबे को कैसे पता चलता है कि ईडी कब को कहाँ छापामारा करेगा? भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। आरोप जो है निशिकांत दुबे के आपका सांसद क्या वो ईडी का प्रवक्ता है क्या? हेमंत सोरेन जी के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी को जो है बिरसा मुंडा जेल में नहीं रखा गया है। छवि रंजन जी को कोई मनोरंजन के लिए रखा गया है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने ही अंदर कर दिया क्या? बेवजह अंदर कर दिया क्या? इस मुद्दे पर भी तो आप कहिए।
लैंड स्कैम में जो रजिस्ट्री ऑफिस में जो जमीन के कागजात मिले हैं शिबू सोरेन जी के नाम, हेमंत सोरेन जी के नाम, बसंत सोरेन जी के नाम, उसके लिए पूछताछ के लिए संबंधित जी की तरफ से जा रही है, उनको जवाब देना चाहिए। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है, इनके खून में ही गुण ये मिले हुए हैं। तो ये सारे जितने लैंड स्कैम के मामले हैं, अवैध उत्खनन के मामले हैं, उनके करीबियों पर ईडी की जो कार्रवाई चल रही है तो क्या बेवजह चल रही है? जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और वो अपना काम करती है। जो झारखंड प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा पत्र को लेकर के आए थे 4 सालों में, उन्होंने पूरा नहीं कर पाए। पूरा नहीं करने के उपरांत झारखंड प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ बढ़ा तो भ्रष्टाचार और अपराध की जो व्यवस्था बढ़ी। आप देखेंगे कि पिछले दिनों में कोयला व्यवसायी की खुलेआम मौत हो जाती है, धनबाद जेल में एक कैदी की जो है खुलेआम गोली मार दी जाती है, बिरसा मुंडा जेल में भी जो है अनेकों घटनाएं घटती हैं, जेल में गोली मारी गई है, आदिवासी युवती की जो है मौत हो गई है। नहीं, लेकिन सच्चिदानंद जी इस पूरे मामले में बार बार जेएमएम का कहना है कि यदि सबूत हो तो गिरफ्तार करें। दिल्ली में जिस तरह से बात हो रही है, तीसरे चौथे समन के बाद ही गिरफ्तारी की बात आ जाती है, झारखंड में 7 समन जाते हैं उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती, इसके पीछे वजह बताएं। प्रियंका जी, ये एक विशेषाधिकार है, चूंकि मुख्यमंत्री जी हैं, उनके विशेषाधिकार को ध्यान में रखते हुए ईडी जो है एक प्रोटोकॉल के तहत न्याय प्रणाली की व्यवस्था है उसी के अनुरूप चल रही है। और अगर हेमंत सोरेन जी को लैंड स्कैम में अपनी संलिप्तता नजर नहीं आती तो वो प्लान बी सेट नहीं करते, गांडे के विधायक को इस्तीफा नहीं दिलवाते, और गांडे के विधायक को इस्तीफा दिलवा करके प्लान बी वो सेट कर चुके हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि 1 महीने के अंदर उनकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी। कल्पना सोरेन जी को जो है मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया जाएगा। 22 गोटियां सेट हो चुकी हैं पूरे बाजार में और पूरे कमरे में, ये माहौल जो है गर्म है कि हेमंत सोरेन जी कर क्या रहे हैं। और आप लोग किसी बातों को अगर ढांकना चाहेंगे तो छिपने वाला नहीं है। जो अपराध जो संलिप्तता है वो जब जाहिर हो रही है और बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आप लोग मिथ्या आरोप लगा रहे हैं वो बेवजह लगा रहे हैं। ईडी अपना काम कर रही है, उनका काम करने दो। ठीक है फिरोज खान जी, ठीक है फिरोज खान जी, जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा जिस तरह से बयान आया है, क्या आपका भी ये मानना है कि सरकार कहीं गिरने नहीं जा रही, या कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अंदर ही अंदर कोई बातचीत चल रही हो, आपके लिए खतरा हो? प्रियंका जी, मैं सबसे पहले सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, झारखंडी द्वार। ये भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों होता है? हम लोग कोई भी अच्छा काम करते हैं तो सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने सही कहा है, हमारे नेतृत्व प्रभारी गुलाम अहमद मीर जी ने सही कहा है, और आलमगीर आलम जी ने भी सही कहा है। नहीं तो आपका कहना है कि गांडे सीट से इस्तीफा दिलाकर भी आपने अच्छा काम किया है क्या? प्रियंका जी, सरकार हमारी कहीं नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बारे में सोचे, अपने गिरबान में झांके। झारखंड की जनता ने उन्हें नकार दिया है, इसलिए वो लोग बेचैन है, परेशान है, हैरान है किस तरह ऐन कैन प्रकानैन सरकार को गिरा दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लगा करके राष्ट्रपति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार को चलाया जाए। ये लोगों की मंशा साफ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हेमंत सोरेन की सरकार 4 साल पूरा कर चुकी है और 1 साल बचा पूरा करेगी। लाख ये लोग सर पटक ले, लाख कुछ कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुँह खानी पड़ेगी, मुंह में कालिक पुताएगा और झारखंड में सरकार हमारी बनेगी। क्योंकि बीजेपी के लोगों ने सर्वे कराया था अभी बीच में कि 14 लोकसभा का सीट है और जैसा मालूम है अप्रैल मई में यहाँ पर तो यानी कि आपका कहना है कि ईडी के द्वारा जो तमाम कार्रवाई हो रही है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने जा रही मुख्यमंत्री जी की? कुछ नहीं होगा प्रियंका जी, आप भी हैं, हम भी हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। ये लोग खाली गीदड़ भपकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे नेता राहुल गांधी जी, आपको मालूम है मणिपुर से लेकर के मुंबई तक अब हम लोग को यात्रा चलने वाला है, भारत संकल्प यात्रा। अब हम लोग उसको भटकाने के लिए ये लोग नए हटकंडा अपनाएंगे, नए सुगुफा छोड़ेंगे। ठीक है फिरोज खान जी, लेकिन आपके लिए कहीं डबल टेंशन की तो बात नहीं? क्योंकि जिस तरह से बार बार बात हो रही है, अगर अंदर खाने बातचीत चल रही है तो घाटा आपको ही होने वाला है फिर? नहीं, हम लोग को फायदा होने वाला है। जितना ईडी परेशान करेगा कांग्रेस को और जेएमएम को, उतना झारखंड की जनता। देखिए झारखंड में एसटी वो कहना चाह रहे हैं कि भाजपा के साथ में शायद हम लोग मिल के अंदर में सरकार बनाएंगे। ये उनका राज्यों का जो है पूरा कागज सपना है। आप लोगों के जो
इन राज्यों का रिजल्ट के बारे में भी बात कीजिए कि आप लोगों ने इतना जो यात्रा जो किया उसका क्या फल मिला। कितना % वोट आया है? वो तो कांग्रेस के कुछ लीडर अपने महत्वाकांक्षी के चलते, लालच के चलते हमारी सरकार बनने नहीं दिए। 2024 झारखंड प्रदेश में परिवर्तन का वर्ष होगा। मैं आती हूँ दीपक कुमार जी के पास में जाऊंगी। दीपक कुमार जी, ये जो घटनाक्रम झारखंड में लगातार सिलसिलेवार तरीके से चल रहे हैं और एक के बाद एक, कभी बीजेपी से बयान आता है, आज जेएमएम की तरफ से बयान आया है, कभी ईडी के अगले स्टेप को लेकर इंतजार किया जाता है। क्या लग रहा है आपको कि ना ईडी की तरफ से इधर कोई कार्रवाई हो रही है, ना जेएमएम की तरफ से गांडे सीट से इस्तीफा दिया सरफराज जी ने, उसकी वजह भी नहीं बताई जा रही है, अंदर ही अंदर बातचीत भी चल रही, बैठकें भी चल रही है, लेकिन क्या सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार है? क्या देख पा रहे हैं आप? प्रियंका जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं, ईडी का जो है वो अपना काम कर रही है। आपको शायद जानकारी भी मिल गई होगी कि आज ईडी ने जो है मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव पिंटू और डीसी साहिबगंज रामनिवास यादव और आर्किटेक्ट विनोद सिंह को जो है सम्मन जारी कर दिया है। और मैं आपको बताऊं कि 16 जनवरी को अभिषेक श्रीवास्तव पिंटू को बुलाया गया है, डीसी साहिबगंज को 11 जनवरी को बुलाया गया है और विनोद सिंह को 15 जनवरी को बुलाया गया। ईडी ने सम्मन जारी किया है। जी बिल्कुल। विनोद सिंह पहली बार ईडी का सामना करेंगे। जो दस्तावेज अभी इन लोगों के पास रेड मार्केट जो प्राप्त हुई है, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रियंका जी लग रहा है कि ईडी जो है वह मजबूत और ठोस जो है वह सबूत जुटाना चाह रही है, जिसके बल पे वह आगे कदम बढ़ा सके। चूंकि ये बात सही है कि हेमंत सोरेन एक चीफ मिनिस्टर के चेयर पे है, एक पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया है, बहुत बड़ा जनाधार है, तो ऐसे उनको टच करना, अगर ईडी टच करती है तो बहुत तरह के लॉ एंड ऑर्डर, अब इससे बीजेपी को भी लॉस हो सकता है चुनाव के मैदान में जी। इसलिए ईडी जो मुझे लग रहा है कि वो पूरी तैयारी और मजबूत ठोस सबूतों के आधार पे ही वो करेंगे। लेकिन जो बीच में हालात पैदा हुए 1 जनवरी से पहले, जो जैसे कि सरफराज अहमद साहब ने जो दे दिया था इस्तीफा, जो गांडी के विधायक ने, उससे जो हालात पैदा हुए, उससे लगा कि शायद ईडी की दबिश काफी बढ़ चुकी है और हेमंत सोरेन को भी लग रहा है कि ईडी अब 7 बार सम्मन देने के बाद उन्हें जवाब नहीं दिया तो अब तक ना कोई एक्शन ईडी लेगी, क्योंकि उन्होंने ईडी ने लेटर में लिखा था ये अंतिम सम्मन है आपको। नहीं, लेकिन जेएमएम के तमाम दीपक जी, जेएमएम के तमाम नेताओं के द्वारा जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, क्या ये एक रणनीति का हिस्सा है? बिल्कुल बिल्कुल एक रणनीति का हिस्सा है, चूंकि सरकार भी बचाना है और ईडी और बीजेपी का भी सामना महागठबंधन को करना है, तो एक रणनीति के तहत जो है प्लान भी तैयार है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे है जो कि काफी टेक्निकली तरीके से इसमें महागठबंधन को भी लग रहा है कि हमने कुछ मिस्टेक की है। वह मिस्टेक ये है कि ये जो बातें जो आई, जिसमें कि विधानसभा का टर्म अगर 1 साल तक का रहता है तो ही उसमें 6 महीने के अंदर किसी नॉन एमएलए को सरकार सीएम बना के चुनाव में उतारा जा सकता है। तो वो टर्म जो है, अब इसमें जो मुझे लग रहा है कि राज्यपाल महोदय जो है कानूनी सलाह लेंगे या निर्वाचन आयोग से वो पत्राचार करेंगे और निर्वाचन आयोग का जो भी निर्णय आता है उस निर्णय के बाद ही मुझे लग रहा है कुछ एक्शन होगा। लेकिन कल जेएमएम के प्रतिनिधि मंडल, खास करके जो सुप्रियो भट्टाचार्य है प्रवक्ता और विनोद पांडे जो जेएमएम के प्रवक्ता है, वो कल राज्य निर्वाचन आयोग में गए, उन्होंने पत्र भी दिया और उन्होंने यह मांग की कि गांडे विधानसभा सीट जो खाली हो चुका है उस पर जल्द से जल्द उपचुनाव कराया जाए। और उन्होंने यह भी कहा कल स्टेटमेंट में, विनोद पांडे ने कहा कि हो सकता है कि हम उपचुनाव कराने की दरख्वास्त को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली के कार्यालय दिल्ली भी जाएं। तो कहीं ना कहीं उनका यह प्रयास है प्लान बी के तहत कि गांडे में अगर उपचुनाव होने की जैसे ही बात होती है, घोषणा होती है या ऐसा कोई संकेत आता है, तो तुरंत जो है हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और कल्पना सोरेन को वो सीएम बना सकते हैं। लेकिन अगर ये मामला फंस जाता है कि नहीं अभी चुनाव अगर नहीं हो सकता है, ऐसा अगर चुनाव आयोग का आता है राज्यपाल की नहीं कराया जा सकता है चुनाव 6 महीने के अंदर, तो इस कंडीशन में मुझे लगता है कि शायद 300 राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और ईडी तो एक्शन लेगी। ठीक है सुजीत जी, नहीं करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सुजीत जी, क्या लग रहा है आपको, यही डर सता रहा है? नहीं तो अगले बार में भी यही लोग हवा बनाए थे, भाजपा के लोग और उनका ईडी के लोग।
नहीं, लेकिन चुनाव आयोग के पास उपचुनाव को लेकर दरखास्त तो आपने ही की ना, आपकी पार्टी ने की है ना। अच्छा, संभव है कि वो तो इस्तीफा देने के बाद जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। नहीं तो सुजीत जी उसकी वजह बता दीजिए ना, पहले तो विधायक के इस्तीफे की आपने वजह नहीं बताई, फिर आप उपचुनाव की बात के लिए दरखास्त कर रहे हैं लेकिन वजह नहीं बताने को तैयार। विधायक डी ने जो इस्तीफा दिए वो अपने व्यक्तिगत निजी कारणों से इस्तीफा दिए होंगे, वो मुझसे बेहतर ही बता पाएंगे। लेकिन जो बात है कि सीट जो खाली रही उसको उपचुनाव कराना, क्योंकि बीजेपी इस राज्य को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, और उसी मामले में हम लोग चाह रहे हैं कि जो मेरा सीट किसी कारण से हमारे माननीय विधायक जी ने इस्तीफा दिया उसमें जल्द से जल्द चुनाव हो जाए। ठीक है सुजीत सरकार जी। हाँ, अब उस चीज में देखिए पार्टी किनको टिकट देती है, सरफराज अहमद फिर से वहां चुनाव लड़ेंगे या कि वहां पर चेहरे बदलेंगे, ये तो पार्टी अपना तय कर सकती है। हाँ सुजीत जी, दिलचस्प बात यहाँ पर यही है कि जिसे आप किसी कारण बता रहे हैं वो कारण आपके अलावा बाकी सबको समझ आ रहा है। सच्चिदानंद जी। देखिए प्रियंका जी, मुझे जो लगता है कि कानून स्तर की बात किया जाए कि चुनाव आयोग जो है अब ये पहले तय करे कि सरफराज अहमद जी जो इस्तीफा दिए, मुझे लगता है कि वो इस्तीफा दे करके या उनको दिलवा करके जेएमएम सरकार जो है फंस चुकी है। इसलिए कि ये चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है कि 1 साल के अंदर चुनाव के बाद सुन लीजिए, 1 साल अगर बचता है तभी चुनाव कह सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 5 जनवरी को जिस दिन शपथ लोगों ने उस दिन उनका कार्यकाल शुरू होता है, जिस दिन रेवेन्यू शुरू होता है, मुझे लगता है कार्यकाल उस दिन से मैंने इन लोगों को गिनना चाहिए। लेकिन दीपक कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं सुन लेती हूँ। जी दीपक जी। अब प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, ये जो है महाराष्ट्र हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है। उस जजमेंट को जिसकी की प्रति गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने राज्यपाल महोदय को भी भेजा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी भेजा है, जो एक चर्चा का विषय हो गया। और इसी आधार पे जो हिमाचल के जो पहले के जो मुख्यमंत्री थे रावत जी, त्रिवेंद्र रावत, जो उनका नाम था मैं मिस कर रहा हूँ, तो वो इसी नियम के तहत वो चुनाव नहीं हुआ और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था 6 महीने के अंदर। उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं जी। उत्तराखंड की बात, हाँ उत्तराखंड की बात, थैंक यू। तो यही बात है, चुनाव आयोग का कोई निर्देश, अब चुनाव आयोग अगर विचार करेगी क्या कंडीशन कर दिया जाए दीपक जी, झारखंड का भी डेट तय कर दिया जाए दीपक जी, कि जिस दिन शपथ लेते हैं रेवेन्यू स्टार्ट होता है एमएलए लोगों का, उस दिन से आप गिनी जाएगी कि 31 दिसंबर से गिनी जाएगी, ये भी स्पष्ट कर दें। अभी कंफ्यूजन है कि सर्टिफिकेट मिलने का डेट होगा या सदन में शपथ लेने का डेट होगा या सैलरी बनने का डेट होगा। ये तो 3 ऑप्शन आ चुका है, कौन सा ऑप्शन होगा तो विचारणीय प्रश्न बन चुका है। ठीक है दीपक जी, लेकिन इसमें क्लियर होता तो फिर बात अलग होती। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें तीनों ही स्टेज में जो 1 साल की बात हो रही है, तीनों स्टेज में क्या कोई स्टेज ऐसी है जिसमें जेएमएम के पक्ष में फैसला आ सकता है? क्योंकि 1 साल को लेकर लगभग उम्मीदें खारिज की जा रही हैं। देखिए मैं प्रियंका जी, देखिए फैसला तो देखिए जेएमएम के पक्ष में भी आ सकता है जी, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी बात यह है प्रियंका जी, हाँ, कि ये सबसे बड़ी बात है कि जेएमएम की यहाँ पर जो महागठबंधन सरकार वो निर्वाचित सरकार है, फुल्ली मेजोरिटी की सरकार है और इनके पास मेजोरिटी का आंकड़ा है। इसलिए अगर ऐसा कोई भी कदम उठता है जो कि गैर संवैधानिक हो तो महागठबंधन के पास मौका हो सकता है वो क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का। जी, और दूसरी बात, फैसला पूरी तरह से राज्यपाल पर निर्भर करता है। ठीक है, हाँ, इसमें बहुत ही ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जी सुजीत जी, फुटबॉल ही है ना सर मैडम? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं सुजीत जी आप? राज्यपाल हो या इलेक्शन कमीशन हो या आपका ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये तो सारे के सारे बीजेपी के ही दिशा निर्देश पे काम करते हैं। अच्छा, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब है कल को अगर राज्यपाल आपको कोई फैसला सुनाते हैं तो आप उस पर भी पहले भी तो इनके पहले जो महामहिम राज्यपाल महोदय थे यहाँ पर, हाँ, उन्होंने तो कहा कि मैं बंद लिफाफे खोल रहा हूँ, फिर कहा कि पता नहीं वो लिफाफा कहीं गुम हो गया। सच्चिदानंद जी बांसुरी बजा रहे लिफाफे का। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा इस पर। हेमंत सरकार जी के द्वारा लिफाफे को आज तक नहीं खोल पाए। आने वाले आसान लोकसभा चुनाव में खोलने के लिए जो है दबाव बनाई गई है। नहीं, लेकिन सुजीत जी, आप ना ईडी की बात मानेंगे ना, आप कोर्ट की बात मानेंगे ना, आप राज्यपाल की बात मानेंगे? नहीं, हम मानेंगे, कानून की बात मानेंगे, न्याय की बात मानेंगे। आप राजनीतिक गंदा राजनीति करोगे, आप हमारे पास झूठ तांचा लगाओगे, उसको हम नहीं मानेंगे। फिरोज खान जी, नहीं, लेकिन संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हुए हैं,
आप राज्यपाल पर भी सवाल उठाते हैं, आप ईडी पर भी सवाल उठाते हैं। हम लोगों को समय का इंतजार करना चाहिए। भारत देश में कानून की व्यवस्था है और उसी नियम की प्रणाली के तहत जो भी फैसले आएंगे हम लोगों को मानना चाहिए। किसी पार्टी पर आरोप लगाना फिरोज खान जी, पूरा का पूरा जो है बीजेपी उसका सदुपयोग करना। ठीक है फिरोज खान जी क्या कहना है इस पर? आप इस पर जिस तरह से सुजीत जी कह रहे हैं राज्यपाल पर भी सवाल उठाने की बात हो रही है, तो किसी पर तो भरोसा करिएगा ना आप। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, निशिकांत दुबे है और भी बीजेपी के बहुत सारे लीडर है कि झारखंड में राष्ट्रपति को चेंज कर दे और कांग्रेस के किसी माननीय नहीं, इस पूरे मामले में राज्यपाल के फैसले पर टिका है, तो आप उस पर भी सवाल उठाएंगे क्या फिरोज खान जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो ये लोग की मंशा है ना कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे झारखंड में, हेमंत सोरेन जी को जेल भेज देंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि गलती से भी भारतीय जनता पार्टी के लोग और ईडी ने झारखंड में अलग माहौल हो जाएगा। पूरा आप देखिएगा परेशान किया जा रहा है, किसी भी कीमत पर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा प्रियंका जी। ठीक है। कुल मिलाकर समय मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी और देखना ये कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आए। सच्चिदानंद जी, फिरोज जी, सुजीत जी और दीपक जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम कांग्रेस के बीच में लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है और कहीं ना कहीं सियासी लड़ाई अब संवैधानिक लड़ाई तक पहुंच गई है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे राज्यपाल के द्वारा, ईडी के द्वारा और तमाम पार्टियों के द्वारा क्या कुछ स्टेप उठाए जाते हैं, उसके आधार पर झारखंड की आगे की किस्मत तय हो पाएगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।